श्रृंखला का और आपका परिचय दूंगा, उसके बाद आपका उद्बोधन होगा, फिर माननीय कुलपति जी का। जी जी। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। नस्ल धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर देखो सौराहें फूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। मटमैली चट्टानों का वर्धाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की जय का प्रतीक साकार। दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहालय, हिंदी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का आलाप बने, अपने दीपक आप बने। अंधकार के विरुद्ध है अंधकार के विरुद्ध है महाज्योति प्रज्ञालय, हिंदी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, को लड़कियों कोई समस्या न पैदा करें। सभी सुधीजनों को सादर अभिवादन। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के आमुख पटल से जुड़े सभी सुधी विद्वजनों को गांधी और विनोबा की कर्मभूमि वर्धा से सादर प्रणाम, स्वागत। बोधिसत्व बाबा साहब ई ज्ञान श्रृंखला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा परिकल्पित एक नवाचारी उपक्रम है, सारस्वत अनुष्ठान है, जिसका 19वां ज्ञान पुष्प आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, बोधिसत्व बाबा साहब ई ज्ञान श्रृंखला की शुरुआत पिछले दिनों भारतीय ज्ञान परंपरा से हुई, जो ज्ञान अनुशासन के विभिन्न धरातलों का
सिंचन करते हुए लगातार निरंतर अविरल प्रवाहमान है, जिसका पिछला यानी 18वां ज्ञान पुष्प एकात्म मानव दर्शन विषय पर केंद्रित रहा। इससे पूर्व अकादमिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सूर्य जी थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या आई है। जी हाँ जी। यहाँ अचानक नेटवर्क गायब हो गया है तो अनिल जी को जोड़ने में अब 1 आध मिनट लगेगा। जी हाँ। जी सर, अभी मुझे लगता है कि नेटवर्क की कुछ समस्या आई थी, जिसके लिए क्षमा चाहूंगा। जी इंटरनेट चला गया। आभासी पटल पर श्रृंखला की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, ज्ञान निष्ठा, भारत निष्ठा, शिक्षा व संस्कृति निष्ठा के अग्रदूत आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी, आपकी दूरदर्शिता, भारतीयता के प्रति समर्पण, बिखरे को सहेजने का संकल्प तथा परंपरा को और प्रवाहमान करने की प्रतिबद्धता से आरंभ इस अकादमिक सांस्कृतिक ज्ञान श्रृंखला के आज के प्रबोधक हैं श्रद्धेय श्री सुधीर जी पाठक। ज्ञान प्रबोधन के इस पवित्र अनुष्ठान में आप दोनों महानुभावों का हार्दिक स्वागत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व बेला पर आज के प्रबोधक आदरणीय सुधीर पाठक जी राष्ट्र, समाज और भारत बोध से ओतप्रोत पत्रकारिता के उन्नयन में समर्पित एक कर्म योद्धा हैं। आपने जबलपुर, नागपुर और मुंबई विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर तथा पत्रकारिता और कानून में स्नातक की उपाधि अर्जित की है। राष्ट्र चिंतन से परिपूर्ण दैनिक समाचार पत्र तरुण भारत के मुख्य संपादक का दायित्व आप निर्वहन कर चुके हैं। आपने 1972 में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया और 1974 में तरुण भारत में उप संपादक के रूप में अपना पत्रकारीय योगदान देना प्रारंभ किया।
उप संपादक, संवाददाता, मुख्य संवाददाता, समाचार संपादक के उपरांत मुंबई में ब्यूरो प्रमुख और संपादक के रूप में आपने महती दायित्वों का निर्वहन किया है। समाचार पत्रों में रंग राजधानीचे, अबीर गुलाल, स्फटिक रंग एवं पिंपल वार आपके लोकप्रिय स्तंभ रहे हैं। आप भोपाल गैस कांड, लातूर भूकंप, मोबाड़पुर राम जन्मभूमि आंदोलन, किसान संगठनों के आंदोलन का संकलन एवं पिछले 3 दशकों की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए आपको प्रसिद्धि प्राप्त है। पत्रकारीय दायित्वों के चलते आपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ सीरिया, रूस और तजिकिस्तान का दौरा किया। आपको सर्वश्रेष्ठ अग्रलेखन के लिए स्वर्गीय अरविंद बाबू देशमुख स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, स्वर्गीय बाला साहेब त्रिपुटे संपादक पुरस्कार एवं महाराष्ट्र संपादकीय परिषद के आदर्श पुरस्कार से अलंकृत किया जा चुका है। आपको भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा बौद्ध योद्धा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा आपको महाराष्ट्र राज्य साहित्य और संस्कृति परिषद के सदस्य के रूप में 5 साल के लिए नामित किया गया तथा भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा आपको महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कोर्ट के माननीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। बाद में विश्वविद्यालय के आप कार्य परिषद के माननीय सदस्य के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महाकौशल, विदर्भ और महाराष्ट्र प्रांतों में विभिन्न दायित्वधारी रहे श्रीमान सुधीर जी पाठक वर्तमान में अन्य अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से संबद्ध होने के साथ ही विश्व संवाद केंद्र विदर्भ प्रांत प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलनों के 3 दशकों के साक्षीदार ऐसे संगठनकर्ता, समाज व राष्ट्र के धरोहर, भारतीय ज्ञान परंपरा के अग्रणी सुचिंतक, विचारक मान्यवर सुधीर पाठक का मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, राष्ट्रवादी पत्रकारिता की भारतीय परंपरा गणेश शंकर विद्यार्थी, दादा माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे, महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी से संचरित होती हुई आज के सुचिंतक उद्बोधक माननीय सुधीर जी पाठक तक निरंतर प्रवाहमान है। आज हमारे लिए सुखद अवसर है कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता पर राष्ट्र चिंतन के प्रखर योद्धा, पत्रकारिता के शलाका पुरुष श्रीयुत सुधीर जी पाठक को सुनने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। मैं पूरे आदर व सम्मान के साथ माननीय सुधीर जी पाठक से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय सुधीर जी पाठक। नमस्कार, प्रणाम। श्रद्धेय आचार्य रजनीश जी शुक्ल, जो हमारे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ के कुलपति है, ये जो श्रृंखला है उसके संयोजक और मेरे साथ विद्यापीठ कार्यकारिणी में एग्जीक्यूटिव में जो सदस्य के रूप में काम करते थे, ऐसे आचार्य अनिल जी, इस बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर ई ज्ञान श्रृंखला में मुझे आमंत्रित किया, इसका मुझे बहुत ही अभिमान महसूस होता है। मैं खुद को बहुत धन्य मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस श्रृंखला में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे कि पहले ही बताया, मैं विद्यापीठ के एग्जीक्यूटिव का मेंबर था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सही अर्थ में घर वापसी, इसका आप जो भाषा का अर्थ होता है वही लीजिए, जो घर वापसी का आजकल का अर्थ है उसको मत लीजिए। घर वापसी आया हूं ऐसा मुझे लगता है। असल में देखा जाए तो जब एक महिला कई सालों बाद अपने मैके आती है तो उसको जो अनुभूति और अनुभव प्राप्त होता है, वही अनुभव
आज मैं प्राप्त कर रहा हूं, और इसके लिए मैं श्रद्धेय कुलपति जी और अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम विषय के तरफ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद क्या है ये जानने के बाद ही हम राष्ट्रवादी पत्रकारिता के ओर मुड़ सकते हैं। हम देखते हैं कि देश तो कई होते हैं लेकिन राष्ट्र बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि राष्ट्र के निर्मिति के लिए भूमि होना जरूरी होता है, एक एकरूपता का अनुभव होना जरूरी होता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र की एक सांस्कृतिक धरोहर उनके सबके साथ रहती है। हम जब देखते हैं कि देश कई होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, तो हम देखेंगे उसमें भूमि है, उसमें नागरिक भी रहते हैं, सार्वभौमत्व भी उस देश को प्राप्त है, लेकिन असल में हम देखा जाए तो उनकी संस्कृति क्या है, संस्कृति उनके पास नहीं है। मतलब देश के जो नॉर्म्स है वो सब उनके पास है, इसलिए वो पाकिस्तान देश है, बांग्लादेश भी देश है, जो पहले कभी एक पाकिस्तान के रूप में रहा करते थे, लेकिन राष्ट्र के रूप में यदि देखा जाए तो राष्ट्र का जो हम जिसको कह सकते हैं ऐसा भाग्य केवल भारत को ही मिलता है। हम देखेंगे कि ये तीनों देश जो है, आज 3 देश है, लेकिन इन तीनों देशों की सांस्कृतिक धरोहर एक है, और जो हम परंपरा देखते हैं, संस्कृति की तरफ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि आज भले हमारे देश में न हो, पाकिस्तान में हो, लेकिन तक्षशिला जो ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार माना जाता था, जहां पे कई विद्यार्थी अध्यापन करने कई शिक्षक आते थे, ऐसे तक्षशिला आज भले ही पाकिस्तान में हो, लेकिन उनकी संस्कृति हमारी है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये संस्कृति भी हम आज भले ही पाकिस्तान में हो, लेकिन हम अपनी संस्कृति के रूप में देखते हैं। इसी को लेके स्वतंत्र होने के बाद एक प्रस्ताव हमारे श्रद्धेय पूर्व उप पंतप्रधान श्री लालकृष्ण जी आडवाणी ने रखा था कि 1857 की 150वीं वर्षगांठ जब हो रही थी, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि हम केवल भारत ही इसको नहीं ये करेगा, तो हम बड़े पैमाने पे इसका जो कार्यक्रम करेंगे वो कार्यक्रम पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये तीनों देश इकट्ठा मिलकर करेंगे। मतलब एक राष्ट्र के रूप में हम इसको देखेंगे और उसको इस अनुभव से का अनुभव लेंगे। मित्रों, ये बहुत जरूरी था, लेकिन अन्य देशों ने ये माना नहीं, इसलिए वो कार्यक्रम केवल भारत का ही रहा। हम वैसे देखते हैं कि 1905 में बंगाल की पार्टीशन किया गया, दो धड़ों में बंगाल को बांटा गया, तो उस बंगाल को एक करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए थे। सब आज विभिन्न देशों में होने वाले लोग, हम सब एक उस वक्त हुए थे, और हमने ये जो डिवाइड रूल वाला जो अंग्रेजों का शासन था, उसको हमने विरोध किया था, करजन जी को विरोध किया था, और अखंड बंगाला एक होना चाहिए, ऐसा हमने कहा था। तो उसमें हम सभी धर्म, सभी पंथ, सभी विचारों के लोग एक साथ थे। इसलिए हमको ये बहुत जरूरी है कि राष्ट्र क्या होता है और उससे राष्ट्र का वाद क्या होता है। हम जानते हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है, लेकिन उसके जो अंग्रेजी संबोधन है वो सही अर्थ में उसका अर्थ लोगों तक पहुंचाते नहीं है। जैसे हम देखे जाए कि कम्युनिज्म हो, सेकुलरिज्म हो, वैसे हम नेशनलिज्म के रूप में उसको देखते हैं, लेकिन ये इज्म नहीं है, ये कोई वाद नहीं है। ये इसको हम देखते हैं कि एक श्रद्धा के रूप में एक निर्मित राष्ट्र की निर्मिति के लिए जो आवश्यक चीजें है उसमें उसका समावेश होता है। तब हम देखते हैं कि रिलीजन भिन्न होता है और धर्म भिन्न होता है। वैसे ही है, यह राष्ट्रवाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम चाहते हैं कि उसको हम हमारे जीवन के सभी पर्व में उसका समावेश किया जाए। वैसे हम देखे जाए तो
जो वेस्टर्न थॉट्स है उसके वजह से कुछ गलतफहमियां भी राष्ट्रवाद के साथ जुड़ गई है। उसके लिए बहुत अरसे से जिम्मेवार जो है वो फासिज्म नाजिज्म है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय सामने आया था। एक इटली में मुसोलिनी ने नाजीवाद फासिज्म लाया था और जर्मनी में हिटलर ने नाजिज्म लाया था, और उसका अल्टीमेटली हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका रूपांतर हो गया। इसलिए उन दोनों के प्रति कोई श्रद्धा का भाव किसी के भी मन में नहीं है, लेकिन यह भावना राष्ट्रवाद के प्रति सही नहीं हो सकती। राष्ट्रवाद का मतलब तो निश्चित ही यह है कि हम हमारे राष्ट्र का सब लोगों के सामने जाएंगे और राष्ट्र हमारे विश्व का नेतृत्व भी करते जाएगा। इसलिए हमारा जो राष्ट्रवाद का आधार है वो 100% सही है, और इसी को देखते हुए हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का अनुसरण हम कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। जैसे पत्रकारिता के तरफ देखेंगे तो स्वतंत्र प्राप्ति के पूर्व की जो पत्रकारिता थी वो निश्चित रूप से केवल एक ही उद्देश्य से भारी हुई थी, और उसका हेतु यही था कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और स्वतंत्र होने के लिए हमको राष्ट्रवादी पत्रकारिता करना जरूरी है। इसलिए हम सब देखते हैं कि आजादी आई, जिन्होंने आजादी की लड़ाई दी, अपनी कुर्बानी दी, ऐसे सभी नेता किसी ना किसी प्रकार इस पत्रकारिता के माध्यम से जनजागरण के कार्य में जुड़े हुए थे। उदाहरण ही लिया जाए तो कुछ उदाहरण तो अनिल जी ने अपने शुरू के उद्बोधन में बताया, लेकिन मैं कहूंगा कि कल हम जिनकी जयंती ये करेंगे, ऐसे बापू जी जिनकी जन्म जयंती के पूर्व बेला पे हम बात कर रहे हैं, तो बापू जाने जाते हैं हरिजन के संपादक के नाम। उन्होंने किस ढंग से लोगों को इस आंदोलन के लिए खड़ा करना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए खड़ा करना चाहिए, उसका माध्यम उन्होंने एक वृत्तपत्र का लिया था, वो हरिजन के नाम से उनका वृत्तपत्र जाना जाता था। उसके पूर्व 1920 के पूर्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का मराठा अंग्रेजी में आता था और केसरी मराठी में आता था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत के नाम से अपने पत्रकारिता में अपना योगदान देते थे। इन सभी के मार्ग भले ही भिन्न हो, हम उसी कड़ी में स्वतंत्र वीर सावरकर जी को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, इन लोगों के मार्ग भिन्न थे। किस ढंग से राष्ट्र को, हमारे देश को स्वतंत्रता मिले, इसके प्रति उनका चिंतन भिन्न था। बापू चाहते थे, बापू सोचते थे कि अब सब लोग एक साथ मिलकर यदि गवर्नमेंट के साथ नॉन कोऑपरेशन करें, असहकार करें, उनको देश के बाहर निकलने की अंतिम चेतावनी दे, तो हमारा देश स्वतंत्र हो सकता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था कि नहीं, केवल समाज के कुछ लोग ये तय करके अंग्रेजी को हटाया जा सकता था, जिसमें होम रूल लीग जैसी स्थिति थी। बाबा साहब जी ये मानते थे कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलने के बजाय सोशल इंडिपेंडेंस ये बहुत जरूरी है। सब लोगों को सही सम्मान मिलना चाहिए, मानव को मानव के रूप में देखा जाना चाहिए। और इसलिए हम देखते हैं, और सावरकर जी का तो कहना ही था कि यदि स्वातंत्र मिलना है तो हमें क्रांतिकारकों के मार्गों से ही जाना पड़ेगा, जिसका कठिन फल उन्होंने भी भोगा। उनको 2 जन्मठेप की शिक्षा भी हुई, अंडमान में भी हो गए। लेकिन आप ये देखिए, इसमें सब में बड़प्पन ऐसा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सब लोगों ने ये कहा कि कल तक हमारे जो मार्ग थे इसका हमें आज त्याग कर देना है। जैसे सावरकर जी ने अभिनव भारत की संस्था निकाली थी, लेकिन स्वतंत्र प्राप्ति के बाद उन्हें कहा कि आज भले ही हमें खंडित स्वातंत्र मिला है, पूरा स्वातंत्र जिसको हम कहते हैं ऐसा स्वातंत्र नहीं मिला है, फिर भी जो मार्ग हम ब्रिटिश काल के स्वतंत्र के लिए का इस्तेमाल करते थे, उसको, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। इसलिए उन्होंने
अपने अभिनव भारत जो संस्था थी उसका विसर्जन भी कर दिया था। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि असल में सब लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा देश कैसा आगे बढ़ेगा, किस ढंग से आगे बढ़ेगा और उसका आधार राष्ट्रवाद कैसा रहेगा, इसका चिंतन उनके सबके मन में था। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो भाषिक वृत्तपत्र थे, जो हिंदी में चलने वाले, मराठी में चलने वाले वृत्तपत्र थे, वो सब राष्ट्रवाद का अनुसरण करने वाले थे, जहां की अंग्रेजी पत्रकारिता के बारे में हम ये नहीं कह सकते। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद भिन्न मत प्रवाह थे, फिर भी हम लोग सब इकट्ठे आए और हमने हमारे देश के प्रति आगे बढ़ने का तय किया। अब उसमें यह सवाल आता है कि देश को स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन हमारा देश आगे कैसा बढ़ेगा। उसमें एक कांग्रेस का चिंतन था, एक कम्युनिस्ट और साम्यवादी लोगों का चिंतन था, एक चिंतन हिंदुत्ववादी शक्तियों का भी था, और ये सब लोग मिलकर ये चाहते थे कि हम कहां तक जाके सरकार का विरोध कर पाएंगे। ये जो सोशलिस्ट लोग थे उनमें से विशेषकर हम उल्लेख करेंगे अशोक जी मेहता का, जो पचमढ़ी में अधिवेशन हुआ था। उन्होंने उसमें कहा था कि जो डेवलपिंग कंट्री, उस डेवलपिंग कंट्रीज में जो विरोधक होते हैं उनके ऊपर भी कुछ मर्यादाएं आती है। वो किस हद तक जाके विरोध करेंगे ये बहुत जरूरी होता है। और इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम भले ही विरोधक हो लेकिन सरकार के साथ हमको मिलकर काम करना चाहिए, जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्शंस ऑफ अपोजिशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज के नाम से जानते हैं। इनका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो, और उसका अनुसरण हम सबने किया है। लेकिन जैसे जैसे काल आगे बढ़ता गया, हम देखते गए कि पत्रकारिता में ये जो मिशन का भाव था, ये जो कुछ देश के लिए काम करने का भाव था, वो काम वो धीरे धीरे लुप्त होते गया, कम होते गया। मिशन की जगह उसको व्यवसाय के रूप में चलाया गया। उसमें हम देखते हैं एक बहुत बड़ा पड़ाव उसमें आता है। वो पड़ाव है टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में। जब जैन साहब फॉरेन से पढ़ाई करके आए और उन्होंने सब बहुत बड़े संपादक, मतलब गैलेक्सी ऑफ एडिटर्स उनके पास थे, उस सब गैलेक्सी ऑफ एडिटर्स को सामने बैठा के उन्होंने कहा था कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, एडिटर की जरूरत नहीं है, ये उनका कहना था। क्योंकि मेरे पास जो एड आती है, उस एड में से जो जगह बचती है उसको फिल करने के लिए, उसको भरने के लिए कुछ मात्रा में मुझे लोगों को पढ़ने के लिए देना है। ये केवल काम है और ये संपादक करेंगे ऐसा नहीं है, इसलिए संपादक की जरूरत नहीं है। जबकि हम उसके पूर्व देखते हैं कि यहाँ के सभी वृत्तपत्र अपने संपादक के नाम से जाना जाते थे। कौन नहीं, जैसे तरुण भारत में मैं काम करता था तो हमारा तरुण भारत जो जाना जाता था वो माडखोलकर जी के, भाऊ साहब माडखोलकर जी के नाम से जाना था। गजानन त्र्यंबक जीटी माडखोलकर उनका नाम था, तो माडखोलकर जी का तरुण भारत ये कहा जाता था। महाराष्ट्र का मराठी दैनिक जो निकलता था वो ओगले जी का दैनिक है, ओगले जी का महाराष्ट्र है, ऐसा जाना जाता था। नवभारत जो है, हम राम गोपाल माहेश्वरी जी का पेपर इस ढंग से जाना जाता था। यही चीज अंग्रेजी में भी थी। ये जो नागपुर से नागपुर टाइम्स निकलता था वो शेवड़े जी के नाम से जाना जाता था। ये शेवड़े जी वही है जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम किया और नागपुर में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था, और जिसकी की कल्पना आगे चलते हुए आगे हिंदी विद्यापीठ बना है। वैसे हम हितवाद के बारे में जानते हैं कि एडी मणि साहब के नाम से पेपर जाना जाता है। लेकिन एक बीच का पर्व ऐसा आया कि जो संपादक का महत्व
करीबन खत्म होते गया। जो जैन साहब का वाकया मैंने बताया, उससे यह छोटा हो गया कि पेपर में कोई भी काम कर सकता है, कोई भी पेपर चला सकता है, ये लोगों की धारणा हो गई। हम देखते हैं कि दिलीप पड़गांवकर जी के बाद कुछ दिनों तक एक और को एडिटर करके अपॉइंट किया गया और पेपर चलाया गया था। ये सही है नहीं है, ये तो हम टाइम के आगे जाके देखेंगे, लेकिन एक पर्व निश्चित इसमें था कि जो एडिटर के नाम से पेपर जाने जाते थे। लेकिन अब उसके बाद दूसरा जो माहौल आया, वो परिवर्तन जो आया, वो प्रिंट मीडिया के जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 24/7 जब तक शुरू नहीं हुआ तब तक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक स्टैंडर्ड जरूर बरकरार रहा। लेकिन जब से 24/7 का जमाना आ गया, तब उनको सवाल ये खड़ा होता है कि हम कहां तक लोगों के सामने चीजें रखते जाएं। और उसमें यह हो गया कि न्यूज के बजाय व्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। और पत्रकारिता में ऐसा शोर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुरू हुआ जिसको मैं मानता हूं कि रिपोर्ट मर्डोक के आने के साथ होता है। जो प्रणव राय जी ने सबसे पहले यहाँ पे अपना प्राइवेट टीवी शुरू किया था, उसी के चलते हुए उनके जो शिष्यगण थे उसमें आज राजदीप है, अर्णव जी है, ये सब लोग उसमें आए। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो पत्रकारिता शुरू हुई, वो कुछ लोगों को हम कैसे लुभा सकते हैं, हम कैसा उनका ख्याल अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको देखने वाली पत्रकारिता। इसलिए जो सबसे ज्यादा केओस निर्माण कर पाएगा किसी चर्चा में, जो सही ढंग से चल रही उसमें अपने मुद्दे रखने के बजाय जो चिल्ला चिल्ला के बात करेगा, ऐसी पत्रकारिता का एक दौर उसमें शुरू हुआ। लेकिन फिर भी हमको ये जानना जरूरी है कि हम भले ही बात करते हुए राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो कई दफे ऐसा हमको लगता है कि ये सही मायने में ये राष्ट्रवाद का अनुसरण आज का टीवी नहीं कर रहा है। जैसे हम उदाहरण देंगे तो 26/11 का जो इवेंट हुआ था, जो ट्विन टावर्स पे 9/11 वाला जो इश्यू था, तो 9/11 में हमने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में वो जो 2 विमान थे वो ट्विन टावर्स में घुसे और नीचे उनका ये हो गया। उसमें कई लोग उनको उसमें डेथ हो गई। लेकिन वो मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया हम कहते हैं, इस वेस्टर्न मीडिया ने कभी भी ये नहीं बताया कि कितने लोगों की मौत हो गई। किसी ने भी ये नहीं बताया कि उनके घर में क्या मातम छाया हुआ है। आज पता चलता है कि उसमें करीबन 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अमेरिका के किसी भी टीवी चैनल ने ये नहीं दिखाया कि इसका कितना गंभीर परिणाम हुआ है, कितना मातम उसमें हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो भी इवेंट होता है, क्योंकि ये बचपना है आज का, कि हम तुरंत जाके लोगों से पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है, और उसका जवाब देते हुए लोग परेशान हो जाते हैं। जिस ढंग से अब आजकल माध्यमों में ये चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या या हत्या हो, कुछ भी उसका जो परिणाम है, या फिर रिया चक्रवर्ती वाली जो बात चलती है, ये पत्रकारिता असल में सही पत्रकारिता है क्या? हम अपने देश को आगे बढ़ाने वाली की बात करने वाली पत्रकारिता करते हैं क्या? इसको हमको सोचना चाहिए। हम देखते हैं कि जब 26/11 का इवेंट बम्बई में हुआ था, तब निश्चित रूप से सभी पत्रकार, वो भले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो
या प्रिंट मीडिया के हो, वो सभी रात रात भर ताज होटल के सामने खड़े होकर शूटिंग कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि ये बताने से क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है, क्या प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। और आगे चल के पता चला कि हम जो दिखा रहे हैं, जो लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान में बैठ के ये जो अतिरेकी थे, उन लोगों को गाइड करने में जो लोग थे उसको देखते थे और उनको गाइड कर रहे थे कि उन्होंने किस ढंग से काम करना चाहिए। तो ये तो हमको ये जो नया ज्ञान आया है उसके बारे में अध्ययन करना, उसकी जानकारी और लेना, उसके दुष्परिणाम क्या होता है इसका भी अध्ययन करना, ये बहुत जरूरी हो गया। हम देखते हैं कि फिर उसमें बदल आया कि 2 घंटे बाद वो डायरेक्ट टेलीकास्ट शुरू हो गए। मतलब सामने वालों को लगता था कि डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन जो टेलीकास्ट हो रहा था वो 2 घंटे बाद का हो रहा था। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये सब में हम हमारे देश के प्रति कितने वफादार रह के और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कितनी पत्रकारिता करते हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, जब चंद्रशेखर जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तब हमारी आर्थिक स्थिति काफी डामाडोल हो गई थी और एक समय ऐसा आया था कि हमारे पास इंडिया में जो गोल्ड था वो हमको ब्रिटेन में गिरवी रख के पैसे लेने पड़े थे। और आप सभी को शायद पता हो कि हमारे रिजर्व बैंक में जो गोल्ड स्टॉक्स है उसका सब जो उसका संचयन होता है वो नागपुर रिजर्व बैंक से होता है। और जब ये निर्णय लिया गया कि हमारा गोल्ड वहां गिरवी रखा जाएगा और उसमें से लोन लिया जाएगा, तब एक रात को करीबन 11 बजे सभी एडिटर्स को रिजर्व बैंक से फोन आया कि तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप आइए और आप ही आइए, मतलब एडिटर्स ही आइए, जूनियर रिपोर्टर्स को मत भेजिए। और हम सब लोग इकट्ठा हो गए। वहां पे रिजर्व बैंक के जो नागपुर के डायरेक्टर वो थे और हम देखते हैं कि हमारे नागपुर के सीपी जो थे वो भी वहां पे आ पहुंचे थे। करीबन 11:30-12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ का जो गोल्ड स्टॉक है वो गोल्ड स्टॉक हमको ब्रिटेन में जाके गिरवी रखना है। और आज स्थिति यह है कि हमारा यहाँ पे नागपुर में फ्लाइट आ चुका है और यहाँ से गोल्ड ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन हम आपको ये विनती करते हैं कि आज इसका आप इस्तेमाल मत कीजिए, आप इसको कल उपयोग में लाइए। ये सब इंफॉर्मेशन हम आपको सही जानकारी देंगे, कितना गोल्ड गया है, क्या गया है, लेकिन किस माध्यम से गया, कैसा गया, ये डिटेल्स आप मत बताइए। तो हमें कुछ लोग निकले जिन्होंने पूछा कि भाई क्यों जरूरी, आज क्यों नहीं छापे, इतनी बड़ी न्यूज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम तो उसको छापेंगे। तो बगल में जो सीपी साहब बैठे थे उन्होंने कहा कि भाई साहब ये सब ठीक है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग नहीं देगा उस संपादक को इस कक्ष के बाहर जाने को नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रहित के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हम गोल्ड ले जाते कुछ उसके ऊपर हमला भी हो सकता है, उसको लोग चुरा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये न हो इसलिए आप सब कोऑपरेशन हमको जरूरी है। और जब सब लोगों ने ये कोऑपरेशन का एश्योरेंस उनको दिया और जब ये तय हो गया कि हमारी प्रिंटिंग की अंतिम समय भी खत्म हो गया, तब हम सब एडिटर्स को जाने की अनुमति प्रदान की गई। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे राष्ट्र के बारे में क्या बताते हैं, लोगों के सामने क्या रखते हैं।
अब हम कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। उसका हेतु क्या है, क्यों हो रहे हैं, ये राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जरूरी है कि कल तक जो इलेक्शन कमीशन हम देखते थे कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद अपना निर्णय लेती है, उसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या गवर्नमेंट का दबाव नहीं होता है। हम मानते हैं कि यूजीसी भी इसी तरह से चलती है। हम ये भी मानते हैं कि हमारे कोर्ट्स भी इसी तरह से चलते हैं। लेकिन ये सब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हम ये भी मानते हैं कि हमारे जो हाउसेस है वो भी स्वयं पूर्ण है और उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, लोकसभा सभापति, उपसभापति और राज्यसभा के हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी और उपसभापति जी जो है, उनका कहना हम अंतिम मानते थे। लेकिन आज ये हम पत्रकारिता में देखते हैं कि उसके ऊपर हमला करने का एक प्रयास हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में हमला हो रहा है और ये हमला होते हुए उसको हम हमारे ढंग से किस मात्रा में उसको लोगों के सामने रखेंगे इसका कुछ अनुमान नहीं लगा पाते। ये जो संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनको भी हम यदि पार्टीजनशिप का एलिगेशन उनके ऊपर करते हैं तो बहुत बड़ी राष्ट्र को चिंता पैदा करने वाली चीज होती है, जो हमने नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स जरूर करना चाहिए, आपको गवर्नमेंट के ऊपर जितना हमला करना है जरूर कीजिए, उसका हम स्वागत ही करते। बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि मीडिया का असली काम ये अपोजिशन जैसा होता है। कुछ तथ्यों के साथ हमने ये मानना चाहिए कि हम अपोजिशन नहीं है, लेकिन अपोजिशन की जो बात है उसको भी हम जनता के सामने लाएंगे, गवर्नमेंट की ही बात लोगों के सामने लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस हमको ये देखना है कि अल्टीमेटली हम जो लिख रहे हैं, हम जो हमारे पाठकों को दे रहे हैं, वो क्या राष्ट्रवादी भावना से परिपूर्ण है या कहीं हम राष्ट्रवादी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला लिखते हैं। आज तक हमारे मिलिट्री पे किसी ने आरोप नहीं किए थे, लेकिन आज शुरू हो गया है कि ये पुलवामा का हमला कैसा हुआ। हम देखते हैं बाद में बालाकोट में जो एक्शन हुई उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह रिमांड किए गए। हम ये भी देखते हैं कि गलवान में जो चाइना के साथ हो रहा है उसके भी बारे में सवाल पैदा किए जाते हैं। तो सवाल खड़े करने चाहिए, सवाल खड़े नहीं करने ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन हम हमारा बर्ताव, हमारे न्यूज़पेपर्स का बर्ताव, हमारे पत्रकारिता का बर्ताव ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल चल के उसका फायदा अन्य देशों को मिलना चाहिए। मतलब जहां तक चाइना और इंडिया का सवाल आता है, हम नहीं चाहते कि हमारे लिखने से कुछ चाइना को फायदा हो और भारतवर्ष को टोटा हो। हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत है तो उसके ऊपर टीका जरूर करनी चाहिए, बहुत कठोर शब्दों में प्रहार करनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि पत्रकारिता ये बहुत जरूरी है। मुझे मेरे पत्रकारिता का जो गुरु है मागो वैद्य जी, वो किसी जमाने में एमएलसी भी थे, तो उनका कहना यह था कि पत्रकारिता ये अपोजिशन की ही होनी चाहिए। गवर्नमेंट का जो काम होता है, गवर्नमेंट जो कहता है वो तो गवर्नमेंट के माध्यम से सब लोगों के पास जाता है, लेकिन अपोजिशन के पास ये सब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। इसलिए हम जो कहते हैं, वो जो कहते हैं वो लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी प्रेस पे होती है। इसलिए सभी प्रेस को अपोजिशन की ही भूमिका अदा करना जरूरी है। आप गवर्नमेंट की भूमिका का स्वागत कीजिए या उसके ऊपर क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन उससे राष्ट्र के हित को धोखा नहीं पहुंचता। ये एक कॉशियस हमको सभी समय बताते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हमने इसको देखना चाहिए। हम देखते हैं कि अब
ये पीरियड ऐसा आ गया कि धीरे धीरे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से लेके हम सोशल मीडिया तक आ गए। और इस सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि जो चीजें हम लोगों के सामने रखे हैं वो कॉमन मैन भी लिखता है, इसलिए उसके मन में ये चीजें नहीं आती। वो विचार नहीं करता कि वो राष्ट्रवादी पत्रकारिता कर रहा है या क्या चीजें लिख रहा है। हम देखते हैं कि एक न्यूज़पेपर में हमको लेटेस्ट एडिटर भी लिखना है तो भी संपादक का क्लियरेंस मिलना जरूरी होता है। संपादक के क्लियरेंस बिना लेटेस्ट एडिटर भी छपता नहीं है। लेकिन ये लेटेस्ट एडिटर हम सोशल मीडिया में बहुत अधिक मात्रा में डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में डालने से सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जिम्मेवारी कौन ले। और सोशल मीडिया का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसकी जिम्मेवारी जो सोशल मीडिया हैंडल करता है उसी के ऊपर है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये पीरियड में एडमिन पे एक्शन ली जाएगी, ये काफी दफे बताया गया है। हमको ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों के सामने आते हुए भी हमारे देश की जो परंपरा, प्रथा और राष्ट्रवादी विचार है उसको क्रिटिसाइज करने वाली चीजों हमको नहीं देनी। सोशल मीडिया से ये कहीं भी नहीं होता कि जो पेपर में हम देखते हैं कि हर एक चीज को परखा जाता है, सही ढंग से देखा जाता है कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं, ये गलत तो नहीं हो रहा है, गलत तो नहीं छप रहा है। और गलत यदि छपता है तो उसके ऊपर एक्शन भी ली जाती है। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा कोई भी सेफगार्ड आपके पास नहीं है। जो कॉमन मैन है उसी के ऊपर उसकी जिम्मेवारी आती है। और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ भी डालने के बाद कई लोगों के ऊपर हम देशद्रोह का आरोप भी हम लगा हुआ देख सकते हैं। लेकिन मित्रों, इसमें और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कोविड के वजह से आई है, कोविड-19 की वजह से आई है, जो पहले नहीं थी। हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया, पेपर आना ये हमारे घर में बहुत अहमियत रखने वाली चीज होती थी। जब मैं संपादक था तो मेरे घर में करीब 1 दर्जन पेपर आते थे और सवेरे मेरा शुरुआत ही दिन की उस पेपर पढ़ने से होती थी और जब रात को आखिर तक पेपर ही पढ़ा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये इंपॉर्टेंस कम होते गए, क्योंकि आज उसमें हम देखते हैं कि पेपर प्रिंट होता है। इस पेपर को प्रिंट होने के बाद कई लोगों से हाथ से जाता है और फिर इसमें कोविड में एक डर पैदा हो गया है कि ये जो न्यूज़पेपर है उसमें कोविड का कुछ चीजें आती नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि कई दिनों तक पेपर का बंटवारा बंद कर दिया गया था, क्योंकि कोविड को हमको अरेस्ट करना था, कोविड को हमको सीमा में रखना था, एक दायरे में रखना था। तो उसमें जो लॉकिंग की प्रोसेस हुई थी उसमें पेपर्स भी नहीं जाते थे। लेकिन उससे चेंज अब ऐसा हो गया कि लोगों के मन में ये चीज आ गई है कि पेपर मेरे यहाँ नहीं आने चाहिए। कई सारे घर मैं ऐसे देखता हूं आज कोविड के बाद कि जिनमें के घर में पेपर नहीं आते, लेकिन अपना जो छोटा मोबाइल होता है उस मोबाइल पे डिफरेंट एप्स को ओपन करते हुए वो लोग उसका इस्तेमाल करते जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शायद इसी ढंग से हम मीडिया, यही माध्यम रहने वाला है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। इससे जाके मोबाइल वाला मीडिया जो है उसको इस्तेमाल करने में हम ज्यादा धन्यता मानेंगे। मैं आगे चल के ये भी कहूंगा कि ये सब करते हुए हम पत्रकारिता का जो मूल तत्व है, जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता हमारा एक हेतु है, उस हेतु से हम दूर तो नहीं जा रहे।
ये बहुत जरूरी है कि हम उस हेतु को ढंग से समझे और इसी का इस्तेमाल हमारे न्यूज़पेपर में और सब जगह होना जरूरी है। और यदि होता है तो ही उसका हमको फायदा हो सकता है और हम ये देख सकते हैं कि हम विश्व गुरु होने के तरफ हमारी चलना शुरू हो सकता है। ये होगा क्या, कैसा होगा, ये तो सवाल निश्चित रूप से है। मुझे ऐसा लगता है कि अपना भारत देश आगामी कुछ दशकों में विश्व के अग्रणी देश में एक महाशक्ति के विशेषण से विभूषित होगा, ऐसी अवस्था आज आई है। ये चर्चा हो रही है, हम सुनते भी है ये चीज, लेकिन ऐसी इसको साकार कैसे करेंगे? इसको साकार करने के लिए हमारे पास क्या क्षमताएं होनी चाहिए, क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है, ये चर्चा कैसी चले, उससे संवाद कैसा बढ़े, ये सभी को हमको देखना है। हमें आत्मनिंदा और परस्तुति, ये जो भाव आजकल आई है, वो हमको त्यागना पड़ेगा कि हाँ, जो भी कुछ हो रहा है वो सब गलत ही है। और फॉरेन में जो हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो हो रहा है, वो सभी अच्छा हो रहा है, ये हमको मानना जरूरी नहीं है। ये धारणा हमको बदलना पड़ेगी। हमारी क्षमता विदेशी और विदेशी भाषा में संपर्क और संसर्ग की फलश्रुति है, इसलिए हमें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसे जब वातावरण थी तो हम सही अर्थ में ये जो गए 70 साल में जो अब देखते हैं कि विचित्र मानसिकता और गुलामगिरी की मानसिकता हमारे यहाँ डेवलप हो रही थी, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए स्वगौरव और स्वावलंबन का भी इस्तेमाल करना ये बहुत जरूरी है। विश्व के किसी देश या व्यक्ति को सुरक्षा, प्रतिष्ठा और विकास का लाभ यदि नहीं मिलता है तो हमें अपने देश में सब जगह हो जाए, इसकी जिम्मेवारी पड़ेगी। और हम सही मात्रा में हमारे देश में क्या पहले हुआ था, कितनी गौरवशाली परंपरा हमारी रही है, ये हम पूरे विश्व के सामने भी रख सकते हैं। तो विश्व गुरु होने का हमारा जो मार्ग है वो निश्चित रूप से आगे जाते हुए हम देखेंगे, क्योंकि विश्व गुरु होना ये इट्स नीड ऑफ द टाइम। ये काल की बहुत जरूरी है कि हमको विश्व गुरु हो रहा है, लेकिन ये विश्व गुरु होने के साथ ये बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ जो हो रहा है वो सभी गलत है और पाश्चिमात्य राष्ट्रों में जो हो रहा है वो सभी अच्छा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कई चीजें ऐसी है जो यहाँ पे पहले आई है, लेकिन हमारे यहाँ का पत्रकारिता का स्तर या नॉलेज लोगों तक पहुंचाने की जो लिमिटेशंस थी, उसमें हम देखते हैं, जैसे हम लोग सब मानते हैं भारत में, मैं केवल एक अंतिम उदाहरण देके रुकने वाला हूं। हम लोग मानते हैं कि भारत में सती की एक प्रथा चल रही थी, मैं उसको कुप्रथा भी कहूंगा, और ब्रिटिश काल में बेंटिंग ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई और तब से सती की ये प्रथा करीबन बंद हो गई। लेकिन हमके आज के पेपर में और हम सब हमारे जो नॉलेज बुक्स है उस सब में हम देखते हैं कि लॉर्ड बेंटिंग की ये देन है जिसके वजह से हम मानते हैं कि सती प्रथा नहीं। लेकिन केवल मैं उदाहरण एक ही दूंगा, बहुत सारे उदाहरण उसमें है कि ब्रिटिश शासन आने के पहले हमारा जो सावंतवाड़ी करके राज्य है महाराष्ट्र में, अपने महाराष्ट्र के अंतिम छोर पे, दक्षिण छोर पे हम देखते हैं तो सावंतवाड़ी एक है कोकण में। उस सावंतवाड़ी के राजा ने पहले सती प्रथा का विरोध किया था और बंद की थी,
लेकिन ये हमको जानकारी ही नहीं। हम वही घसे पीटे जो पढ़ाया गया है पुराने जमाने में, जो पुराना इतिहास है, उसी को हम दोहराते हैं और उसी को सबके सामने रखते हैं। उससे विश्व गुरु नहीं हो पाएंगे। हमारा इतिहास जान के, हमारी परंपरा जान के, हमारी संस्कृति जान के हम कितनी बड़ी धरोहर लेके आगे जा रहे हैं, ये जान के, ये यदि हम हमारे ज्ञान में ले, ये यदि हम हमारी पत्रकारिता में लाए, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ना ये तय है और हम विश्व गुरु पद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और कुलपति से अनुज्ञा लेता हूँ कि मुझे मेरे वाणी को विराम देने की धन्यवाद। धन्यवाद सर। राष्ट्र चिंतन और राष्ट्रवादी भावबोध से भरा पूरा मूल्यानुगत पत्रकारिता का रेखाचित्र प्रस्तुत करने के लिए मैं श्रद्धेय सुधीर पाठक जी को सादर साधुवाद देता हूं। अब मैं धर्म, दर्शन, शिक्षा व संस्कृति को अब मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, जो धर्म, दर्शन, शिक्षा व संस्कृति को प्रतिष्ठापित करने में अपनी महती भूमिका निभा चुके हैं, ऐसे यशस्वी कुलपति, तुलनात्मक धर्म व दर्शन के ख्याति लब्ध विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी से बड़े आदर और सम्मान के साथ आग्रह करता हूं कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। साथ ही अगर कमेंट बॉक्स से किसी टिप्पणी या प्रश्न को लेना अगर आप उचित समझें तो उसके समाधान भी प्रस्तुत करने की कृपा करें। सबको नमस्कार। सबसे पहले तो आदरणीय सुधीर पाठक जी ने इतना विश्लेषणपूर्ण व्याख्यान दिया है कि प्रश्न के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए जहां तक मैं कमेंट बॉक्स को देखा हूं कोई ऐसा प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है। टिप्पणियां हैं, कुछ जोड़ा गया है, जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का उत्तर इस व्याख्यान में समाहित रहा है, इसलिए बहुत अधिक प्रश्नों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। मैं इसको ध्यान में रखते हुए सीधे और सीधे इस चर्चा पर आता हूं कि वास्तव में सुधीर जी के इस पूरे व्याख्यान का निहितार्थ क्या है। विषय तो हम सबको स्पष्ट है, जैसा शुरू में ही उन्होंने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता पूर्व जो पत्रकारिता प्रारंभ हुई वह पत्रकारिता राष्ट्र के लिए पत्रकारिता थी, राष्ट्रीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने की पत्रकारिता थी, भारत के जन के अनुरूप भारत राष्ट्र की निर्मित किस प्रकार हो सके, भारत को आजादी मिले और आजादी के बाद का भारत की सांस्कृतिक परंपरा, भारत के गौरवशाली इतिहास, भारत की विशिष्ट जीवन पद्धति, इनके साथ जुड़ करके जो ब्रितानी हुकूमत के लंबे कालखंड ने तोड़ दिया था, योजनाबद्ध रूप से तोड़ा था, उस टूटे हुए कड़ी को फिर से जोड़ा कैसे जा सके, इसके लिए भारत की पत्रकारिता स्वतंत्रता पूर्व में एक समाज निर्माण की पत्रकारिता, राष्ट्र निर्माण की पत्रकारिता, राष्ट्रीयता, भारत भक्ति से ओतप्रोत पत्रकारिता थी। वैचारिक मतभेद तो थे, दाएं हाथ और बाएं हाथ वाला झगड़ा उस कालखंड में भी था, लेफ्ट इज राइट और राइट इज राइट,
इस प्रकार की बहस पत्रकारिता में उस कालखंड में भी चल रही थी। लेकिन एक बात सब में साझा थी, सब में समान थी, वह कि भारत वो आजाद होना चाहिए, दासता से मुक्ति होनी चाहिए, भारतीय जन का कल्याण होना चाहिए, भारत के लोगों की पूर्वजों की महान परंपरा है, उस महान परंपरा से परिचय होना चाहिए और उस परंपरा में आगे बढ़ने वाला जीवन होना चाहिए। आजादी के कुछ वर्षों तक यह अवधारणा काम भी करती रही। जज्बा जो आजादी का था वो लंबे समय तक कायम रहा, पर धीरे धीरे पत्रकारिता ने भी यह मान लिया कि समस्त देश और समाज को चलाने का काम केवल और केवल सरकार का है, और चूंकि राष्ट्र को चलाने का काम सरकार का है, इसलिए सरकार ही वैचारिकी का भी निर्माण करेगी और विविध प्रकार के ऐसे वैचारिक प्रत्यय भारत में आयातित किए गए जो भारत की परंपरा के साथ, भारत के जीवन के साथ, भारत के सत्व के साथ नहीं जुड़ते थे। लेकिन उसी दाएं बाएं हाथ के झगड़े ने यह मान लिया लेफ्ट इज राइट, वामपंथ की उचितता या वाम दृष्टि का औचित्य और कुछ ऐसे प्रत्यय भारत के वैचारिकी में घुसे पत्रकारिता सहित, जिसने भारतीय समाज का जो मूल स्वरूप था उसको विकृत किया। लंबे समय तक भारत सरकार अपेक्षित शासनाश्रित समाज नहीं था, लेकिन सरकार ही सब कुछ करेगी, समाज निर्माण और व्यक्ति निर्माण का कार्य सरकार का ही कार्य है, इस प्रकार की अवधारणा की शासकीय स्वीकृति और पत्रकारिता के एक हिस्से में इसकी वैचारिक स्वीकृति ने पत्रकारिता का मूल उद्देश्य, जो भविष्य के लिए समाज निर्माण था, भविष्य के लिए नागरिक निर्माण था, कहीं कोई गलती हो रही है तो उस गलती को प्रश्न चिन्ह करना था, प्रश्नों के दायरे में लाना था, श्रेष्ठ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की निर्मित के लिए लोकमत और जनमत का निर्माण था। यह मध्यम पड़ता गया। 1990 के बाद उदारीकरण का जो दौर आया, उदारीकरण के दौर के बाद सूचना क्रांति का कालखंड और सूचना क्रांति का अंत में इंटरनेट के माध्यम से एक विशेष प्रकार की संप्रेषण विधा में सभी प्रकार की पत्रकारिता का न्यस्त हो जाना। कोरोना के कालखंड में तो जो अखबार थे वह भी इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के न्यस्त हो गए, और इसके अतिरिक्त जनता के हाथ में सोशल मीडिया के रूप में, न्यू मीडिया के रूप में एक ताकत आई। उसमें स्वतंत्रता तो है, लेकिन स्वतंत्रता यदि मूल्यों से, दृष्टिकोण से, विचार से, दर्शन से अनुप्राणित नहीं होती है तो वो उच्छृंखल हो जाती है। उस उच्छृंखलता से बचाव का कोई रास्ता भारत की पत्रकारिता में, मास मीडिया में न होने के कारण से और वैचारिकी के स्तर पर एक अत्यंत
एकांगी दृष्टिकोणों की निर्मित के कारण। इसमें कठिनाई आई, लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में जब करवट ले रही थी 1990 के बाद नियो लिबरलिज्म के नाम पर, प्रॉग्मेटिकल वैल्यूज का जो विकास हुआ, इंडिविजुअलिटी के नाम पर, पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम पर समाज निरपेक्षता की स्थिति बनने लगी, वो भारत में भी घर करने लगी। भारत की मीडिया ने, भारत की पत्रकारिता ने इसको जो चेक करना चाहिए था वो नहीं चेक किया। इसके कारण से भारत में राष्ट्रीयता की दृष्टि प्रभावित तो होती सी दिखी। यद्यपि यह भारत का यथार्थ नहीं है। भारत का यथार्थ तो वही है जिसमें MiG-27 से F-16 उड़ाया जाता है। भारत का यथार्थ तो वही है जिसमें रिकायलस गन से पैटर्न टैंक तोड़े जाते हैं। भारत का यथार्थ तो वही है जिसमें देश को जरूरत है, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की निर्मित के लिए जन खड़ा होता है, समाज खड़ा होता है, लोक खड़ा होता है। भारत का यथार्थ तो वही है। जब कोरोना के कालखंड में लॉकडाउन के कारण से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां रुकी थी, तो बड़े श्रेष्ठ कहे जाने वाले राष्ट्रों में दंगे हो रहे थे, नगर जलाए जा रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थी, लोगों की हत्याएं हो रही थी। 46 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। ऐसी परिस्थिति में इस देश का जन सहयोग के लिए, सहकार के लिए अपने बंधुओं को इस कठिनाई में हम आपके साथ हैं इसका विश्वास दिलाने के लिए उनकी पीड़ा में उनके साथ खड़ा हुआ है। भारत की राष्ट्रवादी पत्रकारिता की जो भारतीय परंपरा होगी या भारतीय परंपरा की दृष्टि है, यही दृष्टि है। ये सच है कि इस दृष्टि से सोचने वाले लोग, श्रेष्ठ लोग पत्रकारिता में, संप्रेषण में कम हुए हैं, लेकिन उनका अकाल और अभाव नहीं हुआ है। सुधीर जी खुद उसी श्रेणी के एक श्रेष्ठ पत्रकार हैं। सच के लिए, लोक कल्याण के सत्य के लिए सत्य, शिव और सुंदर यानी सर्वविध मनुष्य के लिए श्रेष्ठतम निर्मित कर सके, इसके लिए यत्न करने वाले पत्रकारों को बाह्य वैचारिकी से मुक्ति तो प्राप्त करनी पड़ेगी। वो नियोलिबरलिज्म का, इंडिविजुअलिज्म का, पोस्ट मॉडर्निज्म का बाह्य प्रभाव हो या दाएं बाएं हाथ के झगड़े का बाह्य प्रभाव। भारत में राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, राष्ट्र जीवन, राष्ट्रीय जीवन, ये न तो दाया है न तो बाया है। ये तो भारत की चेतना है। और गांधी के शब्दों में कहें, आज गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर यह व्याख्यान हुआ है, तो यह जो राष्ट्रीय चेतना है, जो भारत माता के प्रति भक्ति है, यह भक्ति भारतीय जन का यथार्थ है। भक्ति पूरित राष्ट्रीयता, भक्ति पूरित राष्ट्रभाव, यह केवल और केवल भारत का वैशिष्ट्य है। ब्रॉडकास्टिंग चल रही है ना? तो रिफ्रेश कर दीजिए।
रिफ्रेश करके तो फिर नेटवर्क के व्यवधान के कारण से बीच में बात टूटी थी और मेरा विषय, मेरी बात पूरी भी हो रही थी। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह जो पत्रकारिता में इस भाव की निर्मित, राष्ट्र भाव की निर्मित, नेशन फर्स्ट, इसका विचार किया जाना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता की परंपरा, भारत में पत्रकारिता की परंपरा, इस परंपरा का पूर्वार्ध भारत की स्वतंत्रता के पूर्व का हिस्सा उज्जवल है, भास्वर है, और वह धार आज भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कुंद नहीं हुई है। व्यावसायिकता की दौड़ में नियोलिबरलिज्म और आस्वादवाद का जो संसार खड़ा हुआ है, द वर्ल्ड ऑफ एंजॉयमेंट एंड entertainment and the whole objective of civilization is to entertain the human being, इस प्रकार की जो अवधारणा निर्मित हुई है और इसमें मनुष्य के लिए मनोरंजन का साधन जो बन रहा है, उसके आमोद प्रमोद का जो साधन बन रहा है, सुख सुविधा का साधन जो बन रहा है, इससे आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय पत्रकारिता का तात्पर्य है मनुष्य को, समाज को और राष्ट्र को लक्ष्य बना करके उसकी बेहतरी, उसकी श्रेष्ठता और उसकी श्रेष्ठता के माध्यम से सर्वत्र लोक कल्याण बने, इस प्रकार की अवधारणाओं का विकास, इस प्रकार की वैचारिकी का उन्मेष, ये शायद आज राष्ट्रीयता से पूरित पत्रकारिता की अपेक्षा है, आकांक्षा है। बदलते परिदृश्य में भारत की राष्ट्रीयता से पूरित पत्रकारिता संपूर्ण विश्व की भी आवश्यकता है। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम है कि मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, नेटवर्क के कारण से। तथापि यह जो पत्रकारिता का स्वरूप है, यह पत्रकारिता का स्वरूप न्यू मीडिया के संदर्भ में किस प्रकार का बनेगा, क्योंकि आज जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, जो संगठित रूप है, संस्थानिक पत्रकारिता है, उस संस्थानिक पत्रकारिता के साथ मेन स्ट्रीम पत्रकारिता जिसको हम कह रहे हैं, उसके साथ ही आज अवांतर धाराएं प्रारंभ हुई हैं। अवांतर धाराओं के कारण से फेक न्यूज, फिक्टिटियस इंफॉर्मेशंस, व्यक्ति और संस्थाओं के चरित्र हनन के सामूहिक यत्न, ये सारी चीजें एक बड़े प्रश्न के रूप में आई हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते जाल ने एक और कठिनाई प्रस्तुत की है, वह है प्रामाणिक ज्ञान और प्रामाणिक सूचना। प्रामाणिक ज्ञान और प्रामाणिक सूचना कौन सी है, इसका निर्णय कर सकना सामान्य व्यक्ति के बस में नहीं। इसलिए हर रोज कुछ न कुछ
ऐसे समाचार आते हैं जो देश, समाज और व्यक्ति के लिए खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। इन खतरों से मुकाबिल होने का काम केवल जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म कह रहे हैं, वही कर सकता है। पत्रकारिता के जो स्वतंत्र स्वरूप निर्मित हुए हैं वैयक्तिकता से ओतप्रोत है, इसलिए नियंत्रण से बाहर है। लेकिन इनको दिशा देना, इनको सामग्री देना, यह एकमात्र तरीका है जिसके आधार पर भारत में राष्ट्रभाव की, संप्रेषण की प्रणाली, सूचना की प्रणाली स्थापित की जा सकती है। इस अनुरोध के साथ कि यह आज के व्याख्यान का निहितार्थ था, आज के व्याख्यान का यह प्रतिपाद्य था कि पत्रकारिता व्यक्ति और राष्ट्र की निर्मिति का, व्यक्ति और राष्ट्र को दिशा देने का एक ऐसा पवित्र साधन है जिसको राष्ट्रमय होना और जिसको कल्याणकारी होना यह आवश्यक और अपरिहार्य है। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं और प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी से अनुरोध करता हूं कि आगे की सूचनाएं दें। धन्यवाद। बहुत ही बहुत धन्यवाद सर। आज सच में पत्रकारिता और खास करके पत्रकारिता राष्ट्र चिंतन, समाज चिंतन, राष्ट्र सापेक्ष और समाज सापेक्ष पत्रकारिता पर्याय है राष्ट्र सापेक्षता का, समाज सापेक्षता का, वंचितों के सामने, या जिसको हम कहते हैं कि अंत्योदय और सर्योदय की दृष्टि को लेकर के चलने वाला है, जिस विषय पर राष्ट्रवादी राष्ट्र चिंतन के विचार पर केंद्रित पत्रकारिता पर आज बातचीत माननीय सुधीर पाठक जी के माध्यम से, जो स्वयं, जैसा कि माननीय कुलपति जी ने भी कहा कि वो स्वयं उस राष्ट्र चिंतन राष्ट्रवादी पत्रकारिता के एक शलाका पुरुष हैं, लंबे अरसे से पत्रकारिता में, पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता से संबद्ध हैं। और पत्रकारिता जब हम कहते हैं तो पत्रकारिता का मतलब होता है, पत्रकारिता जब हम करते हैं तो पत्रकारिता पारिभाषिक शब्द है, वो नहीं है जो कुछ सोशल मीडिया या चैनलों के माध्यम से हमें देखने को हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। तो इसलिए जो मूल्यानुगत है, जो समाज सापेक्ष है, जो राष्ट्र सापेक्ष है, जो वंचित सापेक्ष है, जो सर्वोदय और अंत्योदय की भावना को लेकर के चल रहा है, वो राष्ट्रवादी पत्रकारिता है, जिसका एक सुंदर वृत्त प्रस्तुत किया माननीय सुधीर पाठक जी हम सबके समक्ष। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय सुधीर पाठक जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आभार ज्ञापित करता हूं। मैं आभारी हूं निजी तौर पर भी कि आपने समय निकाला और हमारे विद्यार्थियों को, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को और इस आभासी पटल पर जुड़े देश और दुनिया के तमाम मित्रों के ज्ञान का संवर्धन किया, पत्रकारिता के सही अर्थ को समझाया, पत्रकारिता के मतलब को बताया और राष्ट्रवादी पत्रकारिता का जो एक स्वरूप है आजादी के पहले से लेकर के और अब तक, या पत्रकारिता की शुरुआत ही जिन उद्देश्यों को लेकर के हुई, उस पर आपने सुंदर प्रस्तुति दी, सुंदर उद्बोधन दिया। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका आभारी हूँ, आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, जो इस श्रृंखला के एक तरह से प्रेरणा पुरुष हैं, आपके प्रयास और प्रेरणा और प्रोत्साहन से ये श्रृंखला अनवरत जारी है और इस श्रृंखला के माध्यम से ई माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया जा रहा है। उसमें माननीय कुलपति जी की भूमिका, आपका योगदान अति महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा से ही ये श्रृंखला संचालित हो पा रही है। साथ ही आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके अपनी प्रशासकीय और दूसरे अन्य दायित्वों से समय निकाल करके सप्ताह में कम से कम एक दिन आप इस बोधिसत्व बाबा साहब ई ज्ञान श्रृंखला को लगभग
1.5 घंटे 2 घंटे का समय देते हैं, तो वो अपने आप में मेरे लिए खास करके आपका एक तरह से उपकार सा है कि इस श्रृंखला के माध्यम से आप जुड़ते हैं और लोगों में ज्ञान के संचरण का एक मौका, एक अवसर उपलब्ध कराते हैं। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं कि और आप अध्यक्ष टिप्पणी के माध्यम से, क्योंकि एक विद्वान, विशिष्ट विद्वान अपना उद्बोधन विषय पर देता है और उस पर जो फिर आपकी अध्यक्षीय टिप्पणी होती है, तो उससे विषय अपने बौद्धिक रूप में पाठ दर्शकों तक, श्रोताओं तक उपस्थित होता है, प्रस्तुत होता है। उससे हम सभी का मानस साफ हो जाता है, हम सबके ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। इसलिए मैं माननीय कुलपति जी के प्रति अपना आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस ई ज्ञान श्रृंखला के जो हमारे दर्शक श्रोता मित्र हैं, जिनकी उपस्थिति से, उनके प्रोत्साहन से और उनकी टिप्पणियों से जो चैट बॉक्स में देखने को मिलता है, उससे हमें लगता है कि वास्तव में वो लाभान्वित हो रहे हैं इस श्रृंखला से। मैं अपने सभी मित्रों का, दर्शकों का, श्रोताओं का आभार ज्ञापित करता हूँ। लगातार वो इस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं और मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो लगातार इस श्रृंखला से जुड़े रहेंगे, जिससे हमें इस श्रृंखला को अनवरत जारी रखने के लिए एक तरह से उत्साहवर्धन होगा। मैं अपने सभी श्रोता बंधुओं के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही इस श्रृंखला को ई माध्यम से पहुंचाने के लिए हमारे तमाम विश्वविद्यालय परिवार के मित्र जो किसी न किसी रूप से जुड़ करके इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करते हैं, खास करके जनसंचार विभाग के अध्यक्ष भाई प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी और इस श्रृंखला के सह संयोजक भाई श्री संदीप कुमार वर्मा जी, जो सह संयोजन के रूप में मेरा सहयोग करते हैं। साथ ही तकनीकी रूप से इस ज्ञान के प्रसार में जुड़े हुए भाई अरविंद कुमार, हेमंत दुबे, मिथिलेश राय, राजदीप राठौर, अनिल ढोरे जैसे तमाम मित्र मिल करके इसको चरितार्थ और फलीभूत होने में मेरा सहयोग करते हैं। मैं सबके प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। हृदय से धन्यवाद, कोटिशः आभार। आप सभी का दिन फलदायी हो, मंगलमय हो, इस कामना के साथ कि हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।